नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जंग जारी है। आज हम उस रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से रूसी योजनाओं का खुलासा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद कई और देशों को पुतिन निशाना बना सकते हैं। उसके संकेत भी कुछ हैं या चीजें हवाई भर हैं। रूस में पुतिन सेक्स मिनिस्ट्री की स्थापना क्यों करने जा रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने भारत रूस के रिश्तों को लेकर के फिर वही सवाल पूछा। पश्चिमी देश जो सवाल जंग शुरू होने के बाद से लगातार पूछते आ रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो करारा जवाब दिया, उससे पश्चिमी देशों की इज्जत सरेआम उतर गई। आपको यह भी बताएंगे कि ट्रंप के सत्ता में आने से पहले बाइडेन प्रशासन के इशारे पर किस तरह मोहम्मद यूनुस जल्दबाजी में है बांग्लादेश में और वह वहां कुछ करने का प्रयास कर रहा है। आखिर में जापान से आई एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो देश पर गर्व करने वाली है। आप एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करना ना भूलें। पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, जिसका असर समूची दुनिया पर इतना भयावह पड़ा है कि क्या ही कहा जाए। हर कोई परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से माना जा रहा कि जंग अब खात्मे की कगार पर है। जंग खत्म नहीं हुई, मगर इस बीच डेली एक्सप्रेस ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स निकोलस ड्रमंड के हवाले से लिखा कि रूस यूक्रेन तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि यूक्रेन जीतने के बाद कुछ और देशों पर रूसी हमले की योजनाएं हैं। निकोलस ने कहा, पुतिन एक खतरनाक आदमी है और वह चाहते हैं कि रूस एक बार फिर से दुनिया की महाशक्ति बने। निकोलस ने रूसी साम्राज्य विस्तार को लेकर पुतिन की भविष्य की योजनाओं पर बड़े बड़े दावे किए। डेली एक्सप्रेस ने लिखा कि यूक्रेन के बाद पुतिन की निगाह 4-5 देशों पर है। निकोलस ने कुछ देशों का नाम लेते हुए दावा किया कि रूसी सेना भविष्य में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि निकोलस ने यह भी कहा कि हो सकता है कि पुतिन बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया पर शायद ही हमला करें। लेकिन पुतिन जिस तरह के इंसान हैं, वह ऐसा करें तो हैरान भी नहीं होना चाहिए। यह किसने कहा? मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा। फिलहाल बाल्टिक क्षेत्रों में नेटो तैनात है और अगर ऐसा होता है तो नेटो देश सीधे रूस पर जवाबी हमला करेंगे, यह भी उन्होंने कहा। वैसे आपको यह पता ही होगा कि रूस के आसपास नेटो की मौजूदगी भी पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। नेटो की मौजूदगी को पुतिन रूसी संप्रभुता पर खतरा मानते आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले की एक वजह नेटो भी है। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की पश्चिमी योजनाएं थी। अब रूस भविष्य में जंग को लेकर के क्या योजनाएं बना रहा है, इस बारे में दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस ने बार बार कहा है कि वह यूक्रेन से भी जंग नहीं करना चाहता था। मगर अमेरिकी बाइडेन प्रशासन और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को एक जंग में उतरने के लिए मजबूर किया। यह रूस का पक्ष था। रूस की आर्थिक हालत भी इस वक्त बहुत बेहतर नहीं है और वह पश्चिमी देशों के अनगिनत सैंक्शन को झेल रहा है। रूस एक मुश्किल वक्त में थोपी गई जंग की वजह से सैनिकों की कमी के मोर्चे पर भी जूझ रहा है। पश्चिमी देशों का दावा है कि किम जोंग उन ने रूस की मदद के लिए अपनी सेना के हजारों लड़ाकों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेज दिया है और कोरियाई सैनिक यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहे हैं। यह रूस के खिलाफ दुनिया को उकसाने का पश्चिमी प्रयास भी हो सकता है, जो डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। पश्चिमी दुनिया जंग की शुरुआत के साथ ही रूस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वार भी चला रहा है। तो यह भी माना जा सकता है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश एजेंडा सेट कर रहे हों। बावजूद पुतिन की कथित योजनाओं को लेकर किए जा रहे दावों के बाद नेटो और यूरोपीय मुल्कों में हाहाकार मचा हुआ है और वे हाई अलर्ट पर भी बताए जा रहे हैं। जहां तक बात रूस की है, कम आबादी, सेना में नौजवानों की कमी से वह लगातार जूझ रहा है। इस तरह की तमाम चीजों से निपटने के लिए रूसी सरकार सेक्स मिनिस्ट्री भी बनाने जा रही है। वहां प्रस्ताव आया है
मिनिस्ट्री की स्थापना का मकसद असल में रूसी आबादी को बढ़ाना है। इसके तहत रूसी जोड़ों को उनकी पहली डेट पर पुतिन सरकार की तरफ से फंड देने, रात में एक तय समय के दौरान बिजली काटने और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने जैसी योजनाएं प्रस्तावित हैं। मकसद यही है कि रूसी जोड़े एक दूसरे के साथ इंटीमेट हों और वे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। बच्चा पैदा करने वालों को और भी कई तरह से प्रोत्साहित करने की योजनाएं पुतिन सरकार की हैं। यूक्रेन से जंग में रूसी सरकार सैनिकों की कमी से जूझती नजर आई और कथित रूप से अनट्रेंड किशोरों को जंग में भेजने की वजह से पश्चिमी देशों ने उस पर निशाना भी साधा। रूस ही नहीं, दुनिया के तमाम विकसित देश शामिल चीन तक कम प्रजनन दर की वजह से आज की तारीख में कई तरह की परेशानियों में घिरे नजर आ रहे हैं, जिसका असर उनके कारोबार और तमाम दूसरी चीजों पर पड़ा है। दोस्तों, रूस पर भारत के रुख को लेकर पश्चिमी देशों का रवैया बदलता नजर नहीं आ रहा। इसका एक और उदाहरण दिखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने वही सवाल दोहराया जो पिछले 2.5 साल में कम से कम 1000 बार जयशंकर से पूछा जा चुका होगा। और रूस पर भारत के इसी रुख की वजह से भारत से बाइडेन प्रशासन, अमेरिकी डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस जैसे ग्लोबल एजेंट भड़के हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने जयशंकर से भारत और रूस के संबंधों को लेकर ऑस्ट्रेलिया की चिंता का एक भोथरा सवाल खड़ा करना चाहा, जिस पे जयशंकर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को चिंता का कारण दिया है। आज के समय में तमाम देशों के पास एक्सक्लूसिव संबंध नहीं होते हैं। जयशंकर ने कहा, अगर हम आपके तर्क के हिसाब से सोचें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कई देशों के रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को भी परेशान होने की जरूरत है। एक तरह से जयशंकर ने किसी पश्चिमी देश का नाम लिए बिना सीधे सीधे कहा कि आप लोग तो भारत के खिलाफ आतंकियों की मदद करते हैं। इस वक्त दुनिया के कई खतरनाक प्रतिबंधित आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट हो रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका दुनिया भर में खोज रहा था और वह पाकिस्तान की राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में मौजूद था, जिसे अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान को जानकारी दिए बिना ऑपरेशन चलाकर मार गिराया था। यह भी दुनिया ने देखा कि अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली किस तरह पाकिस्तानी आतंकियों के साथ 26/11 मुंबई हमलों में शामिल रहा था। दोस्तों, जयशंकर ने जो जवाब दिया उसकी खूब चर्चा है। इसे गोरों के गाल पर भारत का तमाचा तक बताया जा रहा। पश्चिम चाहता है कि भारत भी रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल हो जाए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि पश्चिमी सपोर्ट पर टिका यूक्रेन रूस से किसी तरह जंग जीत जाए और पश्चिम रूस को लेकर अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। कई पश्चिमी देश रूस से अब भी तेल, गैस खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत से दिक्कत है, क्योंकि भारत कच्चे रूसी तेल को खरीदकर दुनिया के बाजारों में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन के गठजोड़ को लेकर के भी उन्हें दिक्कतें हैं। पश्चिम को दिक्कत है कि भारत अब उनके सामने आर्थिक चुनौती बनकर के खड़ा हो रहा है। खैर, जापान से जो खबर आई है वह पश्चिमी दुनिया को और परेशान करने वाली है। असल में कुछ अर्थशास्त्रियों के हवाले से जापान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जल्द ही जापान की जीडीपी को पछाड़ सकता है। इसकी वजह जापान की आर्थिक स्थिरता यानी ठहराव और जापानी मुद्रा येन का कमजोर होना बताया जा रहा। इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि जापान, जो इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह 5वें स्थान पर लुढ़क सकती है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के एशिया प्रशांत प्रमुख मार्सेल थाईलिएंड के हवाले से जापान टाइम्स ने लिखा, मौजूदा ट्रेंड में हमने अनुमान लगाया था कि भारत 2026 में जापान से आगे निकल जाएगा। निश्चित ही एक भारतीय होने के नाते यह गुड खबर है और इसका श्रेय भारत के नए पुराने कारोबारी वर्ग, भारत के टेक्नोक्रेट, भारतीय मेधा, भारत सरकार और मोदी की लीडरशिप में राजनीतिक स्थिरता को जाता है। आखिरी खबर बांग्लादेश से है, जहां रोज परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं।
मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का संविधान बदलने जा रहा है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की तरफ से संविधान में बड़े संशोधन की मांग हुई है। तर्क दिया जा रहा कि बांग्लादेश की आबादी 90% मुस्लिम है, इसलिए अब संविधान में सेक्युलर शब्द की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने जस्टिस फराह महबूब और देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के सामने 15वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई के दौरान ये दलीलें पेश की कि 90% मुस्लिम आबादी है। बांग्लादेश में संशोधन की आहट से हिंदू डरे हुए हैं। जब सेकुलर संविधान में उनके खिलाफ सेना पुलिस के संरक्षण में स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसक अभियान चले, तो फिर संशोधन के बाद हिंदुओं का क्या होगा बांग्लादेश में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। माना जा रहा कि बाइडेन प्रशासन और सोरोस के इशारे पर ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले बांग्लादेश में युद्ध स्तर पर तमाम फेरबदल किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक संस्थाओं को कानून बना करके तहस नहस किया जा रहा है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, सेना के संरक्षण में हिंदू बहुल इलाकों में धर्म परिवर्तन और हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। इस्कॉन का मामला तो आपने देखा ही होगा। बांग्लादेश के हिंदू दुनिया की तरफ कातर निगाहों से देख रहे हैं, मगर उनकी सुनवाई करने वाला आज की तारीख में कोई नजर नहीं आता। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ लेने से पहले यूनुस कई ऐसे काम करना चाहता है जो बांग्लादेश के भविष्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों की कमर तोड़ सकता है। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन के दौरान बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मसला उठाया था और समय रहते बांग्लादेश को चीजों को ठीक कर लेने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन में बाइडेन ने कहा था कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति वही हैं और उनके कार्यकाल के 74 दिन बाकी हैं। बाइडेन अपने बचे हुए कार्यकाल का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बांग्लादेश से लेकर यूक्रेन तक की घटनाओं में साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।